आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सीज फायर को तैयार हुए ईरान और इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। 12 दिन से ईरान इजराइल के बीच चली आ रही जंग अब खत्म हो गई है, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि इजराइल और ईरान ने पूर्ण और समग्र युद्ध विराम समझौता कर लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर की मध्यस्थता में अमेरिका ने युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने सोशल पोस्ट पर लिखा है कि सभी को बधाई, इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह सहमति बन गई है कि पूर्ण और समग्र युद्ध विराम होगा। ट्रंप के सीज फायर के दावे के कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने तेल अवीव पर एक और हमला किया, यानी तेल अवीव की यहूदियों की गुड मॉर्निंग ईरान की मिसाइल के साथ हुई। लेकिन इस बीच बड़बोले ट्रंप 2 दिन पहले जो कह रहे थे कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना ही पड़ेगा, लेकिन ईरान ने ऐसी धुलाई की कि सारी हेकड़ी ही निकल गई। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर के ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। ईरान ने सीज फायर की पेशकश को एक तरह से ठुकराते हुए गेंद इजराइल के पाले में डाली और ईरान विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि जैसा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ना कि इसके विपरीत। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ये उस टाइम की बात है जब ये समझौते की पेशकश हुई। हालांकि बशर्ते इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे और हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। ये ईरान के विदेश मंत्री की मैं बात कर रही हूँ। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल को उसके आक्रमण के लिए दंडित करने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। मैं सभी ईरानियों के साथ मिलकर अपने बहादुर सशस्त्र बलों को धन्यवाद देता हूं, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्यारे देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी मिनट तक जवाब दिया। ऐसे में युद्ध विराम की खबर हमेशा अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ इजराइल और ईरान में ही या इजराइल और गजा में भी? मूल मुद्दा तो गजा में इजराइल की तरफ से किया जा रहा नरसंहार था, जो रोकने की बात पूरी दुनिया कर रही थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल तैयार नहीं थे। मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में शांति क्या बिना गजा में शांति और फलस्तीन ने समस्या का सम्मान पूर्वक हल करे बिना हो सकती है क्या? ये सवाल अहम हो जाता है। अगर ट्रंप दुनिया भर में युद्ध विराम करने का श्रेय लेना चाहते हैं तो हिम्मत करें और फलस्तीन का शांतिपूर्ण सम्मानजनक समझौता करवाएं। अपने देशों, इस्लामिक मुल्कों, सबको इस मौके पर सामने आना चाहिए और साफ बोलना चाहिए कि इजराइल पर जब खुद ही बीती तब उसे मालूम पड़ा कि युद्ध क्या होता है। नेतन्याहू को घुटनों पर ला दिया ईरान। फलस्तीन के प्रति अपनी व्यापक एकता को बताने का इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता है। अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने के बाद ईरान ने युद्ध विराम किया है। कहा जो तीर तरकश से छूट चुके हैं वो अपने समय से टारगेट पर पहुंचेंगे। लेकिन बात इस पर भी करना जरूरी हो जाता है कि अगर ये युद्ध विराम नहीं होता तो क्या होता। ये कहना गलत नहीं था कि अमेरिका को भी ले डूबते नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल का साथ देना ट्रंप की मजबूरी थी। वो कैसी थी, वो क्या ऐसी मजबूरी थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ताजा अपडेट। लेकिन ऐसा युद्ध जो तेल अवीव से शुरू हुआ और तेहरान तक पहुंचा और वॉशिंगटन डीसी तक उसकी ने कहीं ना कहीं नींव हिलाकर रख दी। एक ऐसा प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिसकी सनक अब इजराइल को नहीं अमेरिका को भी कहीं ना कहीं आंख में झोंकती दिखाई दे रही थी इस युद्ध में। एक ऐसा नेता डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस युद्ध में आंख मूंदकर कूदता नजर आया। तो अब बात मैं उसी पर करना चाहती हूँ कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका को ले डूबते। और आखिर अमेरिका नेतन्याहू के सामने सरेंडर करने को या झुकने को क्यों मजबूर था? इन पॉइंट्स पर भी मैं बात करना चाहूंगी। तो आगे की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ताजा अपडेट तो मैं आपको दे चुकी हूँ कि किस तरह से सीज फायर यहाँ पर हो गया है। लेकिन सीज फायर किस तरह से हुआ है ये हमने देखा है, क्योंकि ईरान ने ये साफ कर दिया था, पहले ही कह दिया था कि ये युद्ध
आपने शुरू किया है, खत्म इसे हम करेंगे। अब बेशक इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन ये हमने देखा है कि इस जंग के बीच जिस तरह से आंख मूंद कर डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री ली, इस युद्ध को भयावह मोड़ देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो इजराइल के प्रति एक मजबूरी ट्रंप की नजर आती है। अगर ये युद्ध नहीं रुकता तो शायद इसका खामियाजा यूएस और ट्रंप को भुगतना पड़ता। तो हमने देखा ईरान इजराइल युद्ध में किस तरह से लोगों की जाने गई, किस तरह से तबाही का मंजर हुआ। उसके बाद अमेरिका की डिप्लोमेसी जो हम देखते हैं वो भी नजर आई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस युद्ध में क्यों कूदे, बिना सोचे समझे उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2025 का इजराइल ईरान युद्ध अब सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं दिख रहा था, ये अमेरिका की नीति, नेतृत्व और नैतिकता की परीक्षा बन गया था और इस परीक्षा में अमेरिका कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा था, वो भी बुरी तरह से। और यही वजह है कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता तो शायद नेतन्याहू की सनक, अमेरिका की ये चुप्पी उन्हें ले डूबती। 2025 के जून महीने में दुनिया को कहीं ना कहीं झकझोरा। 13 जून की तारीख, काला दिन, इजराइल ने तेहरान के बाहरी ईरानी मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने सीधा जवाब दिया और तेल अवीव, हैफा और नेगेव में बमों की बारिश हुई। लेकिन यहीं से कहानी में अमेरिका की सीधी एंट्री होती है। ईरान के जवाबी हमलों के तुरंत बाद अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जो हमने देखा, ये वही ठिकाने जहां ईरान अपनी सीमा के बाहर रणनीतिक उपस्थिति रखता है। अब ये साफ है कि अमेरिका सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, वो युद्ध में कूद चुका नजर आया। और इस युद्ध में उसने खींचने वाला कहीं कोई और नहीं था, वो थे नेतन्याहू। क्योंकि ट्रंप की क्या मजबूरी, क्यों झुक रहे थे वो नेतन्याहू के सामने। ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा मजबूती दिखाने वाली रही है, लेकिन 2025 में उनकी मजबूती कमजोरी में नजर आई। नेतन्याहू को समर्थन देना ट्रंप की रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि उन्हें कट्टर ईसाई वोटर्स की जरूरत है जो इजराइल को धार्मिक रूप से पवित्र मानते हैं। साथ ही AIPAC जैसी यहूदी लॉबी ट्रंप को आर्थिक और मीडिया सपोर्ट भी देती है। ट्रंप की बेटी इवांका और दामाद कुशनर की यहूदी पृष्ठभूमि भी एक बड़ा कारण है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसे ट्रंप नेतन्याहू से रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहते थे। पर सवाल ये कि क्या ये रिश्ता अमेरिका को डुबोने वाला रिश्ता बन चुका था, क्योंकि दिखाई तो यही पड़ रहा था। ईरान पर हमला, अमेरिका की चुप्पी टूटी, पर कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में नजर आई। क्योंकि तेहरान पर हमले के बाद ईरान ने साफ कहा था कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो जवाब वॉशिंगटन तक पहुंचेगा। और देखिए, वॉशिंगटन तक कहीं ना कहीं उसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के सीरियाई और इराकी क्षेत्र में ईरानी ठिकानों पर बम गिराए। क्यों? क्या नेतन्याहू के दबाव के नीचे इतने दब गए थे ट्रंप? अमेरिका की सरकत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय अघोषित युद्ध मान रहा था। इससे न सिर्फ पश्चिम एशिया जल उठा, बल्कि अमेरिका की छवि भी बुरी तरह से गिर गई। अब वो कोई शांति दूत बल्कि एक युद्ध में शामिल हमलावर नजर आ रहा था। लेकिन देखिए किस तरह से इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई ट्रंप की, वो देखा। ट्रंप पर अमेरिका के भीतर उठे कहीं ना कहीं विरोध। 2025 का अमेरिका वैसा नहीं जैसा ट्रंप ने 2016 में पाया था। युवा वर्ग ज्यादा जागरूक है, पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया ज्यादा ताकतवर है। विश्वविद्यालयों में जो छात्र आज नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो कल के वोटर हैं। अमेरिका की सड़कें फलस्तीन और ईरान के समर्थन में नारे लगा रही है। #ट्रंप, #वॉर सपोर्ट, इस तरह के नारे जो है वो कहीं ना कहीं सुनाई पड़ रहे थे। तो देखिए, समझिए मैं किस तरह से एक एक पॉइंट पर बात कर रही हूँ कि अगर ये नहीं होता तो नेतन्याहू वाकई ले डूबते ट्रंप को। तो फलस्तीन की सड़कें इस तरह के नारों की गूंज सुन रही थी। ट्रंप की रैलियों में भी अब विरोधी जो आवाजें थी वो सुनाई पड़ रही थी। ये स्पष्ट संकेत था कि नेतन्याहू के साथ ट्रंप के लिए चुनावी आत्महत्या कहीं ना कहीं बन सकता है। नेतन्याहू बनाम अमेरिका की अंतरात्मा की बात की जाए तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, अब एक नैतिक सवाल भी था। गाजा और तेहरान के बच्चे जब जल रहे थे तो क्या अमेरिका को हथियार देना चाहिए था? जब इजराइल, यमन और सीरिया ईरान में आग फैला रहा था तब क्या ट्रंप को चुप रहना चाहिए था? अमेरिका के चर्च, सिनेमा आर्टिस्ट और यहाँ तक कि कुछ यहूदी धर्मगुरु तक इस सवाल का जवाब ना में दे चुके थे। अब बेशक ट्रंप ये कहे कि मध्यस्थता हमने की, लेकिन ट्रंप अब भी नेतन्याहू के साथ खड़े और यही बात अमेरिका को नैतिक रूप से कहीं ना कहीं खोखला बना रही है।
अमेरिका की वैश्विक गिरावट और एक नया मोर्चा अगर देखा जाए तो रूस, चीन, ईरान, ब्राजील ये सारे देश अब एक नए गठबंधन में आ चुके हैं जो अमेरिका की वॉर मशीन को चुनौती दे रहे हैं। ये युद्ध की परिस्थितियों के बीच में बता रहे हैं। चीन मध्यस्थता का दिखावा करते हुए अमेरिका के खिलाफ जमीन तैयार कर रहा है। अमेरिका और चीन के रिश्ते देखे जग जाहिर है, जबकि रूस सीरिया और ईरान के साथ मिलकर सीधे वॉर जोन बन चुका था। इस तरह की स्थिति अमेरिका की कमजोरी यह है कि वो नेतन्याहू के साथ खड़ा रहकर दुनिया के बहुसंख्य देशों से अलग हो गया। यूएन में अमेरिका बार बार अकेला पड़ता नजर आता है। इसका सीधा असर उसके आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक हितों पर भी हमने साफ देखा है। तो ऐसे में इस युद्ध में कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि क्या ट्रंप का अंत नेतन्याहू के साथ शुरू हो गया। इतिहास बताता है कि जो भी अमेरिका में नेतन्याहू जैसे युद्ध प्रिय नेताओं के पीछे गया है वो ज्यादा दिन नहीं चला है। बाइडेन पहले ही गलत कदम से आलोचना के शिकार हैं और अब ट्रंप का नेतन्याहू प्रेम उन्हें भी उसके गर्त में ले जाता दिखाई पड़ रहा था। ट्रंप अगर इस मोर्चे पर खुद को अलग नहीं करते तो 2025 का ये युद्ध न सिर्फ मध्य पूर्व में विस्फोट करता बल्कि व्हाइट हाउस की दीवारों को भी हिला सकता था। तो आप समझिए कि ये युद्ध यहाँ पर विराम कहीं ना कहीं अमेरिका की जो डूबती कश्ती है उसके लिए भी एक बड़ा सहारे के तौर पर है। और अब बेशक ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हों, ट्रंप ये कह रहे हो कि हमने ये घोषणा की है या हमने ये मध्यस्थता कराई है, युद्ध विराम लगाया। अगर ऐसा था तो फिर जो हमला यहाँ पर किया गया था B-2 बॉम्बर्स के जरिए वो क्या था, इसका जवाब भी ट्रंप को देना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी अंत में वही बनता है कि गजा के लोगों का क्या होगा जिनकी हत्याएं की गई। नेतन्याहू ने अपना कहर बरपाया। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।